नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल AK सोशल साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रभुसत्ता के सिद्धांत को लेके आई हूँ। आज हम जानेंगे प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है, प्रभुसत्ता के लक्षण क्या होते हैं और वो प्रभुसत्ता के प्रकार। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है। प्रभुसत्ता राज्य का एक परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सोवरेनिटी कहते हैं। सोवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुप्रीनस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। अतः प्रभुसत्ता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। प्रभुसत्ता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जॉन बौदा ने 1756 में अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। इसलिए इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत को 16वीं शताब्दी में जॉन बौदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोशियस और टॉम हॉब्स, 18वीं शताब्दी में रूसो और 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया था। राजतंत्र का औचित्य साधने तथा पोप और सामंती सरदारों की सत्ता को मध्य युग में सीमित करने के उद्देश्य से बौदा ने द रिपब्लिक में राज्य को, परिवारों को और उसकी मिलीजुली संपत्ति का एक ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। आप सबको पता ही है कि ब्रिटेन में राजतंत्र था। पोप और सामंती जो सरदार थे, उनकी सत्ता थी और ये सत्ता जो है मध्य युग में काफ़ी जो है विस्तृत थी। तो उसको सीमित करने के लिए जॉन बौदा ने द रिपब्लिका में राज्य को जो है एक ऐसा संगठन कहा जिसमें एक सर्वोच्च शक्ति है और उसके विवेक का शासन जो है यहाँ पे चलता है। प्रभुसत्ता के संदर्भ में कई विचारकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे गार्डनर ने कहा, प्रभुसत्ता राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। इसके अलावा विल्सन ने कहा, प्रभुसत्ता कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने वाली प्रतिदिन क्रियाशील शक्ति है। लॉस्की ने कहा, राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं संघों को आदेश देती है। यह उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार के वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। वहीं बौदा ने अपनी पुस्तक में लिखा, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। विलोवी ने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में जो है प्रतिपादित किया। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता के संबंध में विचार व्यक्त किए कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन का आदी ना हो, तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वो समाज राजा है। डिग्वी ने कहा था, संप्रभुता राज्य की आदेशकारी शक्ति है। राज्य के रूप में संगठित यह राष्ट्र की इच्छा होती है। वह अधिकार है जिसके द्वारा राज्य के क्षेत्र से सब व्यक्तियों को विधिक रूप से आदेश दिए जाते हैं। रूसो ने अपने विचार में इसे सार्वजनिक संकल्प की संप्रभुता ही कही थी कि यह संकल्प ही संप्रभु है जो राज्य को सर्वोच्च अधिकार जो है प्रदान करती है। दोस्तों, ये था विचारधारा प्रभुसत्ता का अर्थ। आइए अब हम जानते हैं प्रभुसत्ता के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है प्रभुसत्ता का वो है पूर्णता।
पूर्णतः प्रभुसत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है। दूसरी उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। प्रभुसत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा अन्य वस्तुओं किसी राज्य के भीतर गुजरती हुई विदेशी सेना, व्यापारिक प्रतिनिधि, राजनयिक को राज्य के अधिकार क्षेत्र से प्राप्त उन्मुक्तियां आदि, किंतु यह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का विषय है। प्रभुसत्ता सिद्धांत का अपवाद नहीं है। तो ये सार्वभौमिकता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदेयता, अदेयता का अर्थ इसे दिया नहीं जा सकता। राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है, ये गार्डनर ने विचार दिया था। तो ये अदेय है, सार्वभौमिक है, पूर्ण है और इसकी अगली विशेषता है स्थायित्व। स्थायित्व का अर्थ है कि प्रभुसत्ता उतनी ही स्थायी है जितनी कि स्वयं राज्य सरकारों के बदलते रहने पर भी प्रभुसत्ता राज्य की भांति स्थायी होती है, क्योंकि प्रभुसत्ता का अंत का अर्थ है राज्य का अंत। तो ये इसका जो अगला गुण है वो है स्थायित्व। और सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है अविभाज्यता। अविभाज्य होना, अविभाज्य का मतलब प्रभुसत्ता को विभाजित या बांटा नहीं जा सकता। किसी राज्य के अगर दो संप्रभु नहीं हो सकते। संघीय राज्यों में प्रभुसत्ता संघ और इकाई में नहीं बांटी जा सकती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रभुसत्ता है ये पूर्ण इसके जो विशेष लक्षण हैं उसमें पूर्णता आती है, अविभाज्यता आती है, सार्वभौमिकता आती है, अदेयता आती है और स्थायित्व आता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और वर्तमान में ये लक्षण जो है पूर्णतः सही सिद्ध होते हैं। प्रभुसत्ता के अगर हम प्रकारों का अध्ययन करें तो प्रभुसत्ता जो है में एक को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहली आती है नाम मात्र की तथा वास्तविक प्रभुसत्ता। नाम मात्र की का संप्रभु वह होता है जिसके नाम से शासन के समस्त कार्य संपादित होते हैं। वास्तविक संप्रभु वह है जिसके द्वारा वास्तव में शासन कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार भेद प्रायः संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। ब्रिटिश सम्राट और भारतीय राष्ट्रपति नाम मात्र के संप्रभु के उदाहरण हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभु के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि संप्रभुता के जो प्रथम प्रकार है नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभु में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा आता है विधि अनुसार तथा तथ्य अनुसार प्रभुता। विधि अनुसार संप्रभु वह होता है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो, जिसके पास आदेश देने, आज्ञा पालन कराने का वैध अधिकार हो। जबकि वास्तविक संप्रभु वह है जो शक्ति के बल पर राज्य के सर्वोच्च पद पर असंवैधानिक तरीके से आसीन होता है। संप्रभुता का यह भेद राज्य में क्रांति विद्रोह के समय देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप अगर तौर पे देखें तो रूस में 3 शताब्दियों तक तथ्य के अनुसार प्रभुसत्ता स्टालिन के हाथ में थी, जबकि विधि के अनुसार वहां संप्रभुता सर्वोच्च सोवियत में निहित थी। एक इस संदर्भ में ब्राइस का ने कहा है कि व्यक्तियों तथा व्यक्तियों का निकाय जो अपनी या उन सबकी इच्छा को कानूनी या कानून विरोधी ढंग से सर्वोप्रिय बना सकता है, वही व्यक्ति या निकाय तथ्य संप्रभु है जिसके पास वास्तविक आज्ञाकारिता होती है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विधि के अनुसार और तथ्य अनुसार प्रभुसत्ता में क्या अंतर है। इसके अलावा वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभु वह होता है जिसके पास कानून निर्माण करने की, उसे लागू करने की सर्वशक्ति हो। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित और स्पष्ट होता है। ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता का आश्रय है निर्वाचक मंडल से, जिसकी इच्छा और समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व जो है वो निर्भर करता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आज हमने जाना कि नाममात्र और वास्तविक संप्रभुता में क्या अंतर है।
विधि अनुसार और तथ्य अनुसार प्रभुता में क्या अंतर है, और वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर है। और एक और सबसे बड़ी विशेषता लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता से क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ होता है जिसमें राजनीतिक संप्रभुता सर्वसाधारण यानी कि जनता में निहित होती है, उसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं। ये आप सबको जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए। लोकप्रिय संप्रभुता के संदर्भ में रूसों के राजनीतिक दर्शन का अगर हम सार तत्व जाने तो उसके अनुसार प्रभुसत्ता की जो सही अभिव्यक्ति है वो सामान्य इच्छा यानी कि जर्नल विल में देखने को मिलती है, जो कि किसी समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा रियल विल का योग है। रूसों के अनुसार कोई प्रशासक अपनी इच्छा को आज्ञापित से रूप में व्यक्त कर सकता है, किंतु कानून का निर्माण सामान्य इच्छा ही होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है लोकप्रिय संप्रभुता जो जनता में निहित है उसको जो है रूप में रूसों ने वर्णन किया। गार्नर ने कहा था कि असंगठित जनमत कितना भी शक्तिशाली हो, प्रभुसत्ता नहीं होता जब तक कि उसे कानूनी रूप से जो है कानूनी रूप ना दिया जाए। जैसे विधि निकाय के सदस्यों के अनौपचारिक तथा गैर सरकारी प्रस्ताव कानून में आवृत होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रभुसत्ता की जो अनिवार्य शर्तें हैं, लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता जिसे हम कहते हैं जनता में निहित है। पहला, सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार, विधानमंडल पर जनसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र के वित्त पर जन प्रतिनिधियों का नियंत्रण। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो लोकप्रिय संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो प्रभुसत्ता की जो कानूनी संकल्पना को नैतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा आज प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है, लक्षण क्या है, उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और कई हमने जो है प्रभुसत्ताओं के बीच में अंतर भी स्पष्ट किया। तो अगले वीडियो में हम फिर प्रभुसत्ता के नए सिद्धांतों के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।